हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के शो द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम रईसा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज की गुफ्तगू हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान दुनिया की सेंटर स्टेज पे शाइन कर रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स फ्राइडे को होने जा रही हैं, राउंड 2 होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली शाइन कर रहा है और दो एक बहुत ही बड़े क्राइसिस को मीडिएट कर रहा है। तो इस सब में जो एक सवाल उभर के आ रहा है वो ये कि ज़रदारी साहब की एब्सेंस बहुत मिस्टीरियस फील हो रही है। वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, उनका कोई बयान सम नज़र नहीं आ रहा, उनकी कोई मुलाकातें नज़र में नहीं आ रही और साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि एक तो कि ये खबरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, दूसरी ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो रिज़ाइन करने वाले हैं या फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बन नहीं पा रही, वो उनको निकाल दिया जाएगा। ये सूरत-ए-हाल को ज़रा आप इसमें रोशनी डालें, वाज़िया करें हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है जो आपने कहा कि इतनी बड़ी एक्टिविटी इस्लामाबाद में हो रही है। 2 हफ्ते पहले हुई और अब होने जा रही है, तो उसमें ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है और ना ही प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी किसी खाने में, किसी जी, दावत में, किसी जगह पे हमें नज़र नहीं आते। जी, लेकिन अगर इसका ओवरऑल एक हम तज्जिया करें इन दोनों इवेंट्स का, तो उनमें 3 लोग हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल। जो नुमायाँ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और सीडीएफ साहब, जी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह पे अगर नज़र आ जाते तो इसहाक डार साहब नज़र आ जाते। इनके अलावा जो शोबा है मुस्लिम लीग नून का, उनकी क़यादत का, मियाँ नवाज शरीफ या बाकी लोग, बाकी मिनिस्टर्स, कोई भी नज़र नहीं आता आपको सामने इन सारी चीज़ों में। जी, उसकी वजह ये है कि ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे, ये जो गुफ्तगू का प्रोजेक्ट है, ये बुनियादी तौर पे इनिशिएटिव है आसिम मुनीर साहब का ठीक है। और इसमें दोनों फ़रीकों को कंफर्टेबल रखने के लिए जी, उसमें ज़्यादा मदाखलत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र नहीं आती, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मीडिएट कर रही है, ज़्यादा जी, से ज़्यादा मीडिएट कर रही है जी। कि उन्होंने ये कहा, आप ज़रा ये कर लें, आप ज़रा ये कर लें, हुँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोनों फ़रीकों को। तो उसमें वेन्यू भी आमतौर पे गैर सरकारी एक होटल रखा गया, जहाँ पे हुँ। आमतौर पे जो टॉक्स होती हैं, वो तो फॉरेन ऑफिस में या किसी और जगह पे सरकारी प्राइम मिनिस्टर हाउस स्टेट में हो गेस्ट सकती है। हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस जी, वहाँ पे होती है। क्योंकि ये पाकिस्तान इसमें फ्रीक नहीं है इस गुफ्तगू में। ठीक है। पाकिस्तान सिर्फ सहूलत दे रहा है, मीडिएट कर रहा है। जी, तो इसलिए जरदारी साहब का कोई रोल है ही नहीं इस सारी गुफ्तगू में, ना बिलावल भुट्टो का कोई रोल है, तो वो क्यों नजर आएंगे? अब वो नजर नहीं आ रहा है तो एक पाकिस्तानी माइंडसेट है कि क्यों नहीं नजर आ रहा है, हाँ, ये एक सवाल। फिर वो बीमार हैं, वो बीमार तो वो पहले से ही है, वो कोई नई बात नहीं है। फिर एक खबर ये आई कि जरदारी साहब चूंकि यूएई के साथ वहां पे उनका एक पुराना रिश्ता है, वहां के घर भी है, वहां उनका कुछ प्रॉपर्टीज भी हुँ, हैं, तो वो यूएई की जो गवर्नमेंट है उसके साथ ज्यादा करीब हैं। जी, तो वो इस वजह से भी उनको जरा थोड़ा दूर रखा गया, क्योंकि यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, ये वो एक सवाल ठीक है। ये भी बीच में आ जाता है। एक सवाल बीच में ये भी आ जाता है कि यार ये तो हो सकता था ना कि जाते हुए सारे जो डेलीगेशंस थे उनको खाना जरदारी साहब दे देते, बिल्कुल, लेकिन नहीं, ये यूएई में भी गए ना अगर, तो मेरी इत्तला ये है कि जो हमारी खास तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपना सारा वजन डाल दिया सऊदी अरब के पलड़े में। ठीक हमने है। सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके नतीजे में जी, उसी की कॉम्प्लिकेशन है कि हम ईरान को भी इस जंग से बाहर निकालना चाह रहे हैं कि कहीं हमें सऊदी अरब की तरफ से ईरान के साथ न लड़ना पड़ जाए। इसी तरह जरदारी साहब के चैनल को भी एस्टेब्लिशमेंट ने ही और उनकी मर्जी से ही वो यूएई गए थे, ताकि उनके साथ भी यूएई के साथ जो ताल्लुकात
सऊदी अरब के और यूएई के खराब हुए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे भी खराब हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभाला दिया जा सके। तो जरदारी साहब पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, वो कोई आउट नहीं है सारे मंजरनामे से, अगर आप देखते हैं तो इसलिए सवालात हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन सर ठीक है, आपकी बात फेयर है, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी जैसे लोग ज़रदारी साहब की एब्सेंस के बारे में चेम गोइयाँ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ लोग ये भी कह रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर साहिब फ्यूचर में 2026 में या आने वाले वक़्त में प्रेज़िडेंट बनना चाहते हैं और शायद इसलिए उनकी कोई टसल चल रही है उनके साथ। और दूसरा ये इसमें एक लॉ की पेचीदगी भी आती है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक कोई भी सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। तो अगर तो आसिम मुनीर साहब एम करते हैं कि वो प्रेसिडेंट बन जाएँ, तो वो तो उनके तो आड़े ये प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि लॉ की शिक है जिसके अकॉर्डिंग वो नहीं बन सकते। तो इस पे आपका क्या कहना है? और इसी चीज़ को हम ज़रदारी साहब की एब्सेंस के साथ भी लिंक करेंगे क्योंकि चेम गोइयाँ ये कह रही हैं, लोग ख्याल कर रहे हैं। तो इस पे कुछ बताएँ? देखिए, अगर आसिम मुनीर साहब सदर बनना चाहते हैं जी। तो देखें कि वो क्या पीपल्स पार्टी को धक्का देके आउट करके फिर सदर बनेंगे, जरदारी साहब को हर्ट करके बुला के इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं, फिर सदर बनेंगे, या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर सदर बनेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो सदर बनना चाहते हैं तो जैसा आपने कहा कि कोई भी सरकारी मुलाजम अगर वो किसी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए एस्पायर करता है तो उसको 2 साल इंतजार करना पड़ता है। ये आपके आइन में एक शिक है। उस आइनी शिक को तब्दील करना पड़ेगा ना सबसे पहले, ये इनको सदर बनाने के लिए आसिम मुनीर साहब को, और उनको सदर बनाने के लिए पहले उनको अपनी जो मौजूदा ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो ओहदा बरकरार रखते हुए मुल्क के सदर भी बन जाए। अगर वो ओहदा बरकरार रखते हुए भी मुल्क का सदर बनना चाहते हैं जनरल मुशर्रफ की तरह, तो फिर भी एक आइन में तरमीम की जरूरत है। आइन में तरमीम नहीं करवाते और वो डायरेक्ट सदर बनना चाहते हैं मुशर्रफ की तरह, तो फिर उनको आइन को हेल्ड एंड अबेस करना पड़ेगा, सारी हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी, और मार्शल लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं कि जो वो अगर इस्तीफा दे देते हैं और अपनी जगह पे अपने किसी पसंदीदा आदमी को आर्मी चीफ और सीडीएफ लगा देते हैं और आईएसआई का हेड भी अपनी मर्जी का लगा के इस्तीफा दे के तो खुद बनना चाहेंगे, तो आइन में ये तरमीम करवाएंगे कि 2 साल की जो शिक है ना वो इनके लिए नरम कर दी जाए, रिलैक्स कर दी। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी को धक्का देकर आप वो आइन में तरमीम कैसे करवा सकते हैं? पहला सवाल। और जब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए आपको आईनी तरमीम के लिए, तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? खास तौर पे मैं इसी से बल्कि एक सवाल भी पूछूंगी कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो जरदारी को एक तरह से डील मेकर, सबसे बेस्ट डील मेकर कहा जाता है कि सबसे अच्छी डील करते हैं, तो फिर क्या ये कोई डील हो पाएगी और क्या डील हो पाएगी? उस डील में तो फिर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ही बनते नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर वो सदर बनते हैं तो ये अकेले आसिफ जरदारी साहब नहीं जाएंगे, फिर शहबाज शरीफ भी जाएंगे। सही है। वजह ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम नॉमिनेट किया गया था और पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इतनी नशिस्तें तो नहीं थी कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते। उसी तरह बिलावल भुट्टो के पास भी उतनी नशिस्तें नहीं है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो अगर पीपल्स पार्टी ने उस वक्त शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और खुद उनके वोट से जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए थे, तो अब आपने प्रेसिडेंसी उनसे लेनी है, तो वो कहेंगे कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप दो, उसी तरह, और उसको मीडिएट करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आइन में तरमीम भी करवानी है, अगले सेटअप को भी चलवाना है। अगर आपने इस पार्लियामेंट को चलाना है तो पीपल्स पार्टी को आप निकाल के तो नहीं चला सकते। अच्छा, तो फिर क्या होगा? मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो आपके आने वाले सदर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे,
CDF साहब जो हैं वो सदर होंगे। और मैं आपको ये खबर दे दूं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा? उनके जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, उनको इसहाक डार साहब की जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और एक नौजवानों की टीम के साथ जो आसिम मुनीर साहब है ना, वो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बिलावल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमजा, और वो खुद प्रेसिडेंट होंगे। तो एक नई डिस्पेंसेशन आएगी अगर ये इस तरह के अरेंजमेंट्स हुए। और अगर ये सारे हवा में रही चीजें तो इसी तरह यही स्टेटस को चलता रहेगा। ठीक है सर, आपने तो जैसे हम बात करें आपने ओहदे दे दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम चलें फॉर अ मोमेंट तसव्वुर कर लें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर उन्हीं की टेन्योर में जो 2029 का इलेक्शन होगा वो होगा, तो इस तरह से अगर ये डील हो जाती है जिस तरह से आपने ओहदे दिए हैं, तो फिर इमरान खान के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि फिर इमरान खान का क्या होगा? उनका तो चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, आसिम मुनीर साहब जो है ना, मुस्लिम लीग नून चाहे ना चाहे, पीपल्स पार्टी चाहे ना चाहे, आसिम मुनीर मेक श्योर करेंगे कि अगले इलेक्शन में भी इमरान खान आउट रहे। ठीक है। अच्छा, अब जो टेन्योर है ये उनकी जाती चाहत है। ये उनकी जाती चाहत भी है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शायद यही चाहेगी कि वो आउट रहे। लेकिन सबसे अगर किसी की सबसे ज्यादा शिद्दत से ख्वाहिश है तो आसिम मुनीर साहब की। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंसी का होता है, अगर इस इलेक्शन को आप मिड टर्म में भी रख लें और वो जरदारी साहब की अगली टर्म जो बची हुई है उसके लिए वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फिर भी जो 29 में इलेक्शन होगा वो इलेक्शन आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम ही कराएगी। अगरचे प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी कैबिनेट है वो तो डिसॉल्व हो जाएगी और उनकी जगह एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। लेकिन जो आर्मी चीफ होंगे, जो ISI चीफ होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, वो तो तीनों आसिम मुनीर साहब और उनके साथी होंगे। तो वो एक नया जो केयर टेकर सेटअप लेकर आएंगे वो भी अपनी मर्जी का लेकर आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी मर्जी का होगा। इलेक्शन उसी तरह का होगा जिस तरह का फरवरी 24 का इलेक्शन हुआ। तो इमरान खान साहब आउट होंगे उस इलेक्शन में से, ये तो एक साफ दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, हमने इसमें पीपल्स पार्टी का एंगल डिस्कस कर लिया, PTI का एंगल डिस्कस कर लिया, लेकिन PMLN का क्या रिएक्शन होगा अगर तो इस तरह की कोई सेटलमेंट हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ, या जो राय आ रही है लोगों की आमतौर पर तासुर पाया जा रहा है या जो लोग आर्टिकल्स में लिख रहे हैं उसके मुताबिक तो कोई ना कोई सेटअप बनेगा। तो फिर PMLN का क्या उसमें रिएक्शन होगा? क्योंकि क्या वो सिर्फ एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर राजी हो जाएंगे कि अगर हमजा शहबाज को लगा दिया जाता है? पूरा सेटअप है ना, पूरी डील बनती है, तो PMLN के साथ क्या डील होगी? क्योंकि इस वक्त आई एम सॉरी टू कट यू बट इस वक्त जैसे कि आसिम मुनीर तो हैं, वो छाए हुए हैं, उनका ऑरा इतना बिल्ड हो रहा है कि उन्होंने इंडिया की पहले वॉर जितवाई और अब वो इतनी बड़ी वॉर को मीडिएट कर रहे हैं। तो और उसमें PMLN फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ उनके साथ आगे आ गए हैं, तो इसलिए PMLN को एक तरह बिल्कुल साइडलाइन तो नहीं ना कर दिया जाएगा। नहीं, देखें, अगर PMLN और आसिम मुनीर साहब दोनों मिल जाते हैं और बाकी पार्टियां अफेंड कर देते हैं सारी, अच्छा, तो फिर क्या आप इस पार्लियामेंट को चला सकेंगे या इस मुल्क को चला सकेंगे या इस आसिम मुनीर साहब को प्रेसिडेंट बना सकेंगे? मेरा जवाब है नो। वजह क्या है? वजह ये कि आप पंजाब में तो उनको वोट दे देंगे, आपके पास पंजाब असेंबली में अक्सरियत है, लेकिन जब आपने सिंध से वोट लेना है, सिंध की असेंबली से, KP की असेंबली में, तो आप बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। वो PTI है, वहां से कितने वोट ले सकेंगे आसिम मुनीर साहब? सिंध से कितने ले सकेंगे पीपल्स पार्टी को हर्ट करके? कितने वोट बलूचिस्तान से ले सकेंगे? तो प्रेसिडेंसी और फिर पार्लियामेंट में भी पीपल्स पार्टी का वोट जो है उसके बगैर आप अक्सरियत नहीं ले सकते। अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाते हैं कौमी असेंबली में तो वहां से भी आप नहीं जीत सकते। तो इसकी कीमत तो पे करनी पड़ेगी ना फिर आसिम मुनीर साहब को सदर बनाने की। तो मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत बड़ा सूबा है पंजाब, जो कि उनके पास आने वाले इलेक्शन के बाद भी गारंटेड होगा। तो ये मुस्लिम लीग नून के पास ये होगा। बाकी जो फेडरल कैबिनेट होगी उसमें पार्टनरशिप भी होगी, और फिर 29 के इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन डिसाइड करेगा या एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करेगी कि किसको उन्होंने अपने साथ कंटिन्यू करना है। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले टेन्योर के लिए
बात कर सकती है कि प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मियां नवाज शरीफ को मिले, या फॉर दैट मैटर अगली टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मरियम साबा हों, वो बात कर सकते हैं। और ये तो सियासी बारगेन है, ये तो चलता रहेगा, इसमें तो कोई बड़ी ऐसी रुकावट आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ एक मैं आपको फर्क बता दूं, फर्क ये है कि बहुत सारे लोग नजरियाती तौर पे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है वो कहते हैं कैसे हो सकता है बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाए, कैसे हो सकता है जरदारी साहब अपनी डिक्टेशन दे सकेंगे, ऐसा होगा। भाई ये भी नहीं मुमकिन था कि जरदारी साहब सदर बनते। मियां नवाज शरीफ ने एक दिन पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले ऐलान कर दिया था, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बनाएंगे, तो उसने कहा तोबा करो तोबा करो। वो तो इलेक्शन रिजल्ट ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी के साथ उनको चलना पड़ा, अलायंस करना पड़ा। और अभी भी वो इलेक्शन रिजल्ट जो है उसी के अंदर ही बैठे हुए हैं ना सारे। पीपल्स पार्टी को आप मार के तोड़ के उसमें से नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो काम कर रही है ना गैर महसूस तरीके से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए, वो कोई भी नहीं नोट कर रहा। सबसे पहले तो इमरान खान का जो ओपनिंग बैट्समैन था जहांगीर तरीन, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुका है 2 महीने पहले। उसके बाद जो उसका पंजाब का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था चौधरी परवेज लाई, जो परवेज लाई वजीर आला बना भी और उसको उसने अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाया, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाला है और हो सकता है वो आने वाले दिनों में पंजाब का अगला गवर्नर हो। फिर इसी तरह जो सिटिंग सीएम था इमरान खान का, जिसने 3 साल 3.5 साल निकाले, वो बुजदार है। वो यूसुफ रजा गिलानी की गाड़ी चलाता हुआ 2 दिन पहले देखा गया है, वो भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुका है। तो इन तीनों बड़े नाम, अगरचे इस वक्त उनकी हैसियत पार्लियामेंट में नहीं है, ना परवेज अलाई की कोई हैसियत है, ना जहांगीर तरीन की है, ना उसकी बुजदार साहब की है, लेकिन ये वो तीनों लोग हैं जो एक नई विंडो खोल सकते हैं। जितने एमएनएज हैं जनूबी पंजाब के जहांगीर तरीन के इन्फ्लुएंस में, जो पीटीआई के हैं या बुजदार साहब के इन्फ्लुएंस में हैं, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं बिलावल भुट्टो को, जितनी फूट का शिकार है पीटीआई इस वक्त। इसी तरह जो परवेज अलाई साहब हैं, अगर वो आते हैं तो वो पंजाब में एक ऐसा फेस हो जाएंगे परवेज अलाई पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक तरह से चैलेंजिंग होंगे। अगर वो गवर्नर होंगे यहाँ पे तो वो पीपल्स पार्टी के वर्करों को ज्यादा, तो ये जो कहा जाता है ना कि पीपल्स पार्टी को कोई निकाल के उठा के बाहर रख देगा सिस्टम से, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी इन बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि बैक एंड पे सारा प्रोसेस जारी है, तो वो रुका नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठती। अभी 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के जो साद रफीक साहब हैं और राणा सनाउल्लाह, वो मियां नवाज शरीफ साहब से मिले और उनसे कहा कि और ये फैसला किया गया कि मियां साहब भी जो हैं वो एक्टिव हो, क्योंकि मियां साहब भी तो पूरे पस मंजर में चले गए। हम जब जरदारी साहब की बात करते हैं कि वो इन टॉक्स में नहीं थे, तो मियां साहब तो पिछले 1.5-2 साल से कहीं नहीं है। हालांकि उनकी बेटी पंजाब में चीफ मिनिस्टर है, उनके भाई जो हैं वो मरकज में वजीर आजम हैं, तो जो एक कायदाना रोल वो अदा कर सकते थे, जो बोल सकते थे, जलसा कर सकते थे, तकरीर कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, दरमियान में इंडिया पाकिस्तान जंग भी हुई, उस मौके पे कुछ चेहरा नुमाई कर सकते थे, कहीं नजर नहीं आए। इस मौके पे जब आप टॉक्स कर रहे हैं, अभी भी अगर फॉरेन मीडिया बात करता है किसी से पाकिस्तान में, तो वो बिलावल भुट्टो से बात करता है, शेरी रहमान से बात करता है, तो वो तो फिर भी किसी न किसी सतह पे नजर आते हैं। जरदारी साहब चाइनीज एम्बेसी में गए, अभी भी पता चला है कि वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं। वो इन टॉक्स में कहीं ना कहीं पीछे से कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं इस सारे सिस्टम की। और लाइमलाइट में तो बिलावल साहब काफी रहे हैं, बिलावल भुट्टो, जब उन्होंने पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। ऐसे हम अपनी इस पूरी डिबेट को समाप्त करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि मुझे आइडिया है लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए आप प्लीज बताएं कि जो हम आसिम मुनीर की प्रेसिडेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक तरफ फील्ड मार्शल का और सीडीएफ का ओहदा और दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी, दोनों की वेटेज क्या है, किसकी वेटेज ज्यादा है? देखें, ये एक तरह से
तरक्की भी है और ट्रैप भी है। ठीक है। जब जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी थी, जी। तो उनका ख्याल था कि जनरल कियानी उनके सबसे पसंदीदा आदमी थे। बिल्कुल। उनको वो लगाएंगे और वो अगले 5-6 साल और प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन जो हरकियात हैं, जो बिल्कुल। डायनामिक्स हैं पाकिस्तान की सियासत के, वही कियानी साहब जो थे वो मसला बन गए जनरल मुशर्रफ के लिए। सही बात है। अभी जो ताकत का सरचश्मा मुकम्मल इस हाइब्रिड निज़ाम में तो आसिम मुनीर साहब है। वो इस वजह से कि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, वो नेवी के भी हेड हैं, वो इस वक्त आपकी एयरफोर्स के भी हेड हैं, प्लस वो फील्ड मार्शल भी हैं। तो उनके कई कैप्स हैं। वो इस वक्त ज्यादा ताकतवर हैं या प्रेसिडेंट बन के ज्यादा ताकतवर होंगे, ये सवाल उनके लिए भी एक अहम है। क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनको डेफिनेटली एक नया सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स लगाना पड़ेगा अपना, ब्लू आइट। उनको एक नया आईएसआई चीफ लगाना पड़ेगा अपना। वो दोनों उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कोई नई साजिश तो नहीं उनके खिलाफ शुरू होगी मुशर्रफ की तरह। और फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त बिहेव कर रही हैं उनके साथ इस हाइब्रिड सिस्टम में, ये पॉलिटिकल पार्टियां बराह रास्त नए आर्मी चीफ से, नए आईएसआई चीफ से कोई मिलके आसिम मुनीर साहब के साथ के खिलाफ साजिश तो नहीं कर सकती, या ये दोनों पार्टियां मिलके उसी तरह का कोई मामला तो नहीं कर सकती। जैसे आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया था या डील की थी, लेकिन वो जब पावर में आए तो उन्होंने जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ को साथ में ला के तो कहा कि हम, मुशर्रफ को कहा कि हम आपको इम्पीच कर देंगे, आप इस्तीफा दे दें, तो उसको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो इसमें बहुत सारे खतरात भी हैं और इसमें बहुत सारी पावर भी है, एक ग्लोरिफिकेशन भी है, एक ताकत भी है। वो मुल्क के तीसरे फौजी, चौथे फौजी प्रेसिडेंट बनेंगे अगर वो बने। अयूब खान बना था, याहिया खान बना था, फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक बना, जनरल मुशर्रफ बना, बल्कि ये 5वें होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए हर ताकत की सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात आपके लिए चैलेंज भी होते हैं। इनके लिए भी चैलेंज था जब ये आर्मी चीफ बने, इनको आर्मी चीफ बनने नहीं दिया जा रहा था। फिर इंडिया की जंग हो गई, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, उससे निकले, इनको फील्ड मार्शल बन गए। अब ये दुनिया का अमन करवा रहे हैं, सारी दुनिया कह रही। मैं एक ब्राज़ीलियन जो जर्नलिस्ट है उसको सुन रहा था कि दुनिया में इस प्लेनेट पे वाहिद एक शख्स है जो ट्रंप को जस्ट वो फोन करता है और ट्रंप लाइन पे होता है। तो उसने कहा कि ये एक नेमत है ताकि इस जंग को रुकवा सके। तो इस तरक्की पे चले जाना, इस मिराज पे चले जाना, और उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद वो, चूंकि जब देखें जर्नैल उस वक्त खता खा जाता है जब वो अपनी वर्दी उतार के सियासत में स्टेप इन होता है, तो वो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो अगर कोई इनको मशवरा देने वाला बंदा हो तो वो कहे कि आप इसी तरह 4-5 साल निकालें, आगे भी कोई एक्सटेंशन ले लें, लेकिन वर्दी छोड़ के प्रेसिडेंसी में जाना आपको महंगा पड़ेगा। सर, वैसे तो हमारे पास प्रोग्राम का टाइम महदूद है, लेकिन इसके साथ ही मेरे ज़हन में एक और सवाल आया है कि मैंने कल ही एक वीडियो देखी है जो कि हमारे ही चैनल पे शाया हुई है। उसमें ये था कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वैसे तो बहुत ही शैलो बात है लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में आसिम मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। तो इस पे कुछ जाते-जाते हमारे नाज़रीन को बता दें। हाँ, ये शॉर्टकट है आसिम मुनीर साहब के पास कि वो वर्दी भी ना उतारे और मुल्क के सरबराह भी बन जाए और सबकी छुट्टी करा दें। तो लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इन सारी पार्टियों को फारग करके जब वो खुद इस मुल्क को संभालेंगे? तो हमने देखा रईसा, इस मुल्क की एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जब जमहूरियत होती है तो जमहूरियत से उकताए होते हैं। बत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, चाय नहीं है, पानी नहीं है, फलाना नहीं है, ये कौन वजीर आजम है, ये कैसे आ गया है, इसको हटाओ। और जब और कहते हैं कि ये तो इससे बेहतर था मार्शल लॉ लग जाए इस मुल्क में। जब मार्शल लॉ लग जाता है फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, एक अलायंस बनता है, एक एहतजाज शुरू होता है और कहते हैं इसको हटाओ। तो ये स्ट्रगल जारी रहती है इस मुल्क में, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको हटाओ। तो हमने देखा है जो
अयूब खान के साथ हुआ, जो याहिया खान के साथ हुआ, जो ज़ियाउल हक के साथ हुआ, जो मुशर्रफ के साथ हुआ। तो डेस्टिनी जो है वो जर्नैलों की इस तरह से मार्शल लगाते हुए भी जो नेकनामी उन्होंने की भी होती है अपनी ज़िंदगी में, वो भी गटर में जा गिरती है। तो चॉइस विद आसिम मुनीर साहब, वो मार्शल लगाते हैं, वर्दी उतार के प्रेसिडेंट बनते हैं या अपनी चिनोर पे रिटायर होते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। चलिए ठीक है सर, इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस।